हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, इसमें से हमारी आज की पहली कहानी काफ़ी अजीब है, अरुण सिंह की है। तो कहानी की शुरुआत में आप लोगों को कुछ बता दूं कि इसमें एक आदमी जो कि अचानक से गायब हो गया था और उसे ढूंढने एक ऑफिसर जी जान लगा दिया था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरुण सिंह जो कि एक काफ़ी ईमानदार और बहुत अच्छे फॉरेस्ट ऑफिसर थे। वो पहाड़ी क्षेत्र के घने जंगल का देखभाल किया करते थे और उनकी जो पोस्टिंग थी वो भी वहीं पर की गई हुई थी। एक छोटे से गांव जिसका नाम बीरपुर था, उसमें से एक आदमी के गायब होने की खबर आई थी। लोगों का कहना था कि वो लकड़ी काटने या किसी काम से कई बार जंगल में आता जाता था, लेकिन इस बार वो गया तो वो लौट कर आया ही नहीं। और उस आदमी को जंगल गए हुए कुछ एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका था। पहले तो अरुण सिंह ऑफिसर ने उन्हें खूब डांटा कि आप लोगों को पहले आना चाहिए था। इतना समय बीत जाने के बाद आप लोग मेरे पास आ रहे हो। तभी ही उस आदमी की पत्नी और उसके बच्चे वो सब ही उस ऑफिसर को समझाने लगे कि हमें लगा कि पापा को आने में शायद देर हो जाएगी या वो कहीं चले गए होंगे। 2-3 दिन होने के बाद हमें यूं भी लगा कि हो सकता है वो बाहर से ही, क्योंकि जंगल से एक दूसरा शॉर्टकट जो कि दूसरे गांव में पड़ता था, उन्हें लगा कि कहीं वो उनके रिश्तेदार के घर पर चले गए होंगे। लेकिन ये सब बात गलत थी। बात कुछ ऐसी थी कि वो आदमी सिर्फ जंगल ही गया था और वहां से लौटा ही नहीं। दोस्तों, उस आदमी का नाम हम एक काल्पनिक रख देते हैं। समझिए कि उसका नाम था राजेश। तो चलिए अब कहानी को आगे और विस्तार में बताते हैं। राजेश के गायब होने से गांव में अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। कुछ लोगों ने इस जंगल में भटकने का मामला बताया, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे थे कि जंगल पर किसी आत्मा का साया है। अरुण को ये सब बहुत अजीब लग रहा था और आत्मा भूत पर तो वो पहले से विश्वास करता ही नहीं था, इसीलिए उसने इन सब बातों को अंधविश्वास ही कह दिया। लेकिन उसने मामले की गहराई से जांच करने का फैसला किया था और उसने ठान लिया था कि राजेश को वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलाकर रहेगा। अरुण सिंह ने अगले दिन सुबह में जंगल जाने का फैसला किया। सुबह की हल्की धुंध में वो जंगल के अंदर गया। उसके साथ एक छोटी सी टीम भी उसने ले रखी थी, लेकिन उन्होंने बस थोड़ी ही दूरी तक साथ देने का फैसला किया। जंगल के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे तुरंत अजीब लगा, जैसे हर पेड़, हर पत्ता, हर छाया उसे देख रही हो। अरुण सिंह को ये काफी अजीब लगा, क्योंकि वो 22 साल से जंगलों की देखरेख में ही अपना जीवन बिता रहा था। उससे पहले उसने कभी ऐसा कुछ महसूस किया ही नहीं था। एक बात और बता दूं कि अरुण की पोस्टिंग यहाँ पर हुए अभी सिर्फ 2 ही महीना हुआ था। पहले दिन का कोई खास रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन शाम होते ही जंगल का माहौल एकदम से बदल गया। सूरज ढलते ही हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कौन है वहां? अरुण ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा जैसे आसपास कोई उसकी हर चीजों पर नजर रख रहा है। और कई बार ऐसा भी लगता कि कोई उसे देख रहा है। शायद कोई तो था जो उसे चेतावनी भी दे रहा था और डरा भी रहा था। अब अरुण वहां पर रात के समय अपनी टीम के साथ कैंप लगाया और रात में वहीं रुकने का फैसला किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसने काफी सारी अजीब सी चीजें महसूस किया। सबसे पहले तो रात के करीब 12:30 बजे उसे एक बड़ी सी परछाई जो आग उन लोगों ने जलाई थी, उसी आग की रोशनी में
थोड़ी सी दूरी पर एक बड़ी परछाई उसे दिखाई दी। वो परछाई की हाइट लगभग 15 से 20 फीट के जितनी होगी। अरुण ये देखकर घबरा गया। वो जानता था कि आग में परछाई लंबी दिखती है, लेकिन ये परछाई देखकर उसे समझ में आ रहा था कि ये कोई इंसान की परछाई नहीं है, और सच में वहां पर कोई इतना ही लंबा इंसान होगा, क्योंकि परछाई जमीन पर दिखती है, लेकिन ये परछाई खड़ी हुई नजर आ रही थी, जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर चलती हुई दिखाई दे रही थी। अरुण को यह देखकर काफी अजीब लगा। आसपास सन्नाटा था और जो उसके टीम के मेंबर्स थे वो भी सो चुके थे। अरुण मन ही मन थोड़ा सा घबराया, लेकिन खुद को संभालते हुए कहा कि नहीं, मुझे कैसे भी राजेश को ढूंढना है और वापस उसे अपनी फैमिली से मिलाना है। अब वो रात तो कटी। दूसरे दिन अरुण ने राजेश को ढूंढने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया। चलते चलते वो जंगल के एक पुराने हिस्से में पहुंचा, जहां पेड़ सूखे और काले थे। वहां एक अजीब सा पत्थर दिखा, जिस पर कुछ निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, अचानक से एक हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरा। अरुण अपने बाकी टीम मेंबर से कहने लगा कि अभी तक तो इतने हरे भरे पेड़ थे और सब कुछ था, ये अचानक यहाँ ऐसे पेड़ जो कि एकदम सूख चुके हैं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन टीम मेंबर्स ने कहा कि हम इस पर बाद में जांच करेंगे, अभी सबसे पहले हम उस आदमी को ढूंढते हैं। और वो लोग फिर से आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक पीछे से कुछ आवाज आई। जो मेंबर्स थे टीम में, उनमें से दो वो आवाज सुन के ऐसे भागे जैसे कि पीछे उनके शेर पड़ गया हो, और वो चीखते चिल्लाते हुए भागे कि हम वापस नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं। अरुण उन्हें कई बार आवाज भी लगाए, लेकिन वो रुके ही नहीं। अब अरुण और उसके साथ सिर्फ दो लोग थे। अब जैसे ही वो फिर से आगे बढ़े, वो एक आवाज उन्हें फिर से सुनाई दी, और वो आवाज ऐसी थी कि उनके पीछे कोई चल रहा है। हलचल होने की आवाज, सूखे पत्तों पर कदम रखने की आवाज थी। लेकिन जब वो पीछे मुड़े और उन्हें कुछ नहीं दिखा सिवाय एक परछाई के। एक आदमी की परछाई थी जो कि उसे घूर रही थी। वो देखने के बाद जो अरुण के साथ बाकी टीम मेंबर्स थे वो भी काफी डर गए। अरुण ने उन्हें समझाया कि ऐसी परछाई मैंने कल रात में भी देखी थी। तो वो टीम मेंबर्स उल्टा अरुण से कहने लगे कि तुमने हमें कल क्यों नहीं बताया, हम वहां से आगे ही नहीं बढ़ते, हम कल के कल ही लौट जाते। अरुण उनकी बात सुन रहा था और वो परछाई को देख रहा था। अब ये जो बाकी टीम मेंबर्स भी थे वो भी भागने लगे। अरुण वहीं खड़ा रहा और देखने लगा कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो परछाई करीब आते गई और एक आकार में बदल गई। जब वो इंसान के आकार में बदली, तब अरुण उसे देख पा रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसकी आंखें कुछ कह रही थी। उसके दोनों हाथ पर काफी ज्यादा बाल थे। उसके पैर टेढ़े मेढ़े थे और जो दाहिना पैर था वो उल्टा घुमा हुआ था। अरुण इतना भयानक कभी पहले किसी को नहीं देखा था। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराती हुई और कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो धीरे धीरे और पास आने लगे। अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर जड़ गए थे। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और वो परछाई कहीं हवा में ही गायब हो गई। शायद वो चीख उसी के टीम मेंबर्स की थी जो उसे छोड़कर भागे थे। अब अरुण ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा ही सुलझाएगा। वो दिन अरुण आगे बढ़ा और अपना शाम तक वो उस राजेश को ढूंढता रहा। फिर रात होने लगी तो उसने फिर से टेंट लगाया। इस बार जो उसके दो टीम मेंबर्स जो बाद में भागे थे वो अरुण के पास वापस लौट आए थे। उनका कहना यह था कि जब वो भाग रहे थे तब उसी रास्ते में एक आत्मा ने उन्हें घेर लिया और अपनी जान बचाने के लिए वो वापस उल्टा अरुण के ही पास भाग कर आए थे। इसीलिए रात में तो वो सब साथ में सो गए। लेकिन अगले दिन वो दोनों ने फिर से कहा कि हम जाना चाहते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना है, हम फंस जाएंगे।
अरुण ने उन्हें कोई फोर्स नहीं किया, वो दोनों चुपचाप निकल गए। अब अरुण उस जंगल में अकेला रह गया था और जंगल के वो गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। उसे वहां पर एक पुराना सा घर दिखाई दिया जो काई से ढका हुआ था। अंदर घुसते ही उसने कुछ धब्बे दिखे जो कि दीवारों पर थे। पहले लगा कि वो शायद कीचड़ है या मिट्टी है, लेकिन नजदीक से देखने पर समझ में आया कि वो खून के धब्बे दीवारों पर जड़े हुए थे। उस घर के कोने में से एक डायरी मिली। वो डायरी कुछ अजीब से नजर आ रही थी। जब डायरी को खोला तो उसमें देखा उसने कि उसके पन्ने बिल्कुल काले पड़ चुके थे और जो लिखावट थी अब वो भी बराबर से दिख नहीं रही थी। वो आसपास देखता रहा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसे उसने डायरी टेबल पर रखा तभी एक पेपर उसमें से गिरा। वो पेपर पर लिखा हुआ था, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं समझा नहीं सकता। यहाँ एक औरत की आत्मा भटक रही है जो इंसानों को अपनी ओर खींचती है और वो मेरे पीछे है। अगर ये डायरी कोई पढ़ रहा है तो भाग जाना, यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरुण ये पढ़ते ही घबरा गया। उसके हाथ से वो पेपर अपने आप गिर गया। तभी उसे झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। वो बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वो भी अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन उसे राजेश को भी ढूंढना था। वो ये सोचने लगा कि अगर मैं जंगल से निकलना भी चाहूं अभी, तो मैं 3 दिन चल चल कर यहाँ तक पहुंचा हूं। अकेले इसी समय जंगल से निकल जाना पॉसिबल नहीं है। वो कोशिश करता रहा, लेकिन रात होते होते जंगल ने पूरी तरह से अपने डरावने रूप में कदम रखा। अजीब आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और हवा में कोई गूंजती हुई हंसी। अरुण ने देखा कि वही परछाई फिर सामने आ गई। इस बार वो औरत की थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो औरत ने फुसफुसाती हुई आवाज में कहा। मैं सच जानना चाहता हूँ। अरुण ने भी पूरी हिम्मत जुटाकर उससे जवाब दिया। सच? सच ये है कि इस जंगल में जो भी आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता, और ना ही तो तू भी यहाँ से अब कहीं जा पाएगा। औरत ये कहकर हंसने लगी। अरुण ने दौड़कर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे घुमाकर वापस उसी झोपड़ी या उसी घर की ओर ले आता। अरुण ये सब से काफी परेशान हो चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि क्या करूं। अचानक उसे सामने कुआं दिखा। वो दौड़कर उस कुएं की ओर गया, तो जब उसने कुएं में झांक कर देखा तो पाया कि वहां राजेश की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर गया। फिर उसने आखिरी कोशिश की और अपनी हिम्मत जुटाई वहां से भागने की, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने लगा, फिर से वो आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई और कहने लगी, मैंने कहा ना, तू अब यहां से कहीं नहीं भाग सकता। अरुण के शरीर में अजीब सी सिरहन दौड़ गई और वो डर की वजह से उसने जोर से एक चीख लगाई, जो कि उस सुनसान जंगल को चीरते हुए हर जगह उसकी आवाज गूंजने लगी। लेकिन अरुण हार नहीं माना था। वो अब भी पूरी जी जान लगाकर कोशिश करके वहां से भागने लगा। तभी उसे याद आया कि जब वो जंगल में जा रहा था, तभी गांव के ही एक पुजारी जी ने उसे एक धागा दिया था हाथ पर बांधने, और उससे कहने लगे थे कि जब भी कोई संकट आ जाए तो इस धागे को खोलकर अपने गले में बांध देना और उसके बाद भगवान को याद करना, सारी मुसीबत तुम्हारी दूर हो जाएगी। तभी अरुण ने वैसा ही किया, और जैसे ही उसने अपने गले में बांधा वो धागा, उसने महसूस किया कि जो आत्मा थी औरत की, वो अब उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और मानो वो कहीं गायब सी हो गई होगी। अरुण फिर जल्दी जल्दी भागकर लगभग 12 घंटों के अंदर ही वो उस जंगल से बाहर निकलकर गांव में आया था। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि राजेश, जो कि लापता हो गया था, वो
उसी जंगल के किनारे घूमता हुआ नजर आया। अरुण को जाके लोगों ने ये बात बताई। अरुण शायद ये बात समझ चुका था कि राजेश की आत्मा उसे ही ढूंढने आई है, इसीलिए उसने वहां से अपना ट्रांसफर ले लिया और उसने ये प्लान कर लिया कि अब वो ऐसे डरावने जंगल में कभी नहीं जाएगा। कहते हैं कि जंगल के बाहर फिर एक चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया गया था कि इस जंगल में जो भी जाएगा वो वापस नहीं लौट कर आएगा। दोस्तों, ये थी अरुण सिंह की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है और उसके साथ जो उसका हेल्पर था उनकी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था, घना कोहरा अंधेरा था और हर चीज वो कोहरे में ढक चुकी थी। दो दोस्त विजय और रंजीत एक ट्रक में बैठे थे। उनका काम सामान को शहर से दूर एक फैक्ट्री तक पहुंचाना था। विजय ट्रक चला रहा था और रंजीत बगल की सीट पर बैठा था। दोनों अक्सर रात में ट्रक चलाते थे, लेकिन उस रात का माहौल कुछ अलग था, या यूं कहिए कि पहले से उन्हें कुछ इंट्यूशन हो रहा था कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। रास्ता सुनसान और डरावना था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़ और घने जंगल थे। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। विजय ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि ठंडी हवा से उसे नींद न आए। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों ही एक दूसरे को घबराकर पूछने लगे कि ये अपने आप कैसे चालू हो गया। शायद रेडियो खराब है, विजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था उस समय। कुछ समय के बाद विजय ने ट्रक को रोक दिया। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वो ट्रक से उतरकर सड़क पर टहलने लगा। रंजीत को लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब हो रही है या उसे घबराहट हो रही है। वो अपने दिल पर जोर से मुक्के मारने लगा और कहने लगा कि मुझे दिल में भी दुख रहा है। इतनी रात में बाहर जाना ठीक नहीं है, उसके दोस्त ने उससे कहा, लेकिन वो रुका नहीं क्योंकि रास्ता रात के समय सुरक्षित भी नहीं होता है। विजय बहुत ज्यादा बेचैन था, इस वजह से उसने उसकी बात नहीं सुनी और वो धीरे धीरे कोहरे में टहलने लगा। रंजीत उसे देख रहा था और वो टहलते टहलते कहीं गायब हो गया। इस बार जब रंजीत ने उसे आवाज लगाया केबिन में से, तो उसका कोई जवाब ही नहीं आया। रंजीत इससे काफी ज्यादा हैरान रह गया कि अचानक मेरा दोस्त कहाँ गायब हो गया, जो कि अभी बाहर मेरी नजरों के सामने टहल रहा था। रंजीत अब ट्रक में अकेला था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ट्रक के शीशों से बाहर देखा, लेकिन विजय का कोई पता नहीं था। तभी ट्रक के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे किसी के कदमों की आहट। अब सवाल ये था कि ट्रक की केबिन छोटी होती है, उसमें चल कौन सकता है। रंजीत ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक की खाली जगह में कुछ भी नहीं था। अचानक से उसे यूं महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैर पर हाथ रखा हो। रंजीत एकदम से आगे मुड़ा और अपने पैर पर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रक का उसने दरवाजा खोला अपने दोस्त को ढूंढने के लिए, और जैसे ही वो उतरने लगा, ऐसा लगा कि ट्रक के दरवाजे को बाहर से किसी ने जोर से धक्का मारा, जिस वजह से वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शायद कोई नहीं चाह रहा था कि रंजीत ट्रक से नीचे उतरे। अब उसकी सांसें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और ट्रक का इंजन चालू किया, लेकिन जैसे ही उसने घेर बदला, ट्रक के शीशों पर खून से भरे हाथ के निशान दिखने लगे। ये देखकर वो एकदम से सन्न रह गया और आसपास देखकर वो फिर से अपने दोस्त को आवाजें लगाने लगा, पर कोई भी आवाज का जवाब नहीं आया। अब ऐसा लगने लगा कि कोई है जो ये भी नहीं चाहता कि रंजीत वहां से ट्रक लेकर आगे निकल जाए। फिर भी रंजीत ने ट्रक को चलाने की कोशिश की,
लेकिन ट्रक के पहिए जैसा किसी अदृश्य शक्ति ने जाम कर दिए थे। तभी उसे सामने सड़क पर एक अजीब सी परछाई दिखी। वो परछाई कुछ विजय की तरह दिख रही थी। एक पल को रंजीत सोचा कि शायद मेरा दोस्त वापस आ गया। वो काफी खुश था और उसने जोर से आवाज लगाया, विजय, तू है ना वहां? और जल्दी जल्दी ट्रक का दरवाजा खोलकर वो नीचे उतरा। लेकिन जब वो परछाई के पास पहुंचा तो वो परछाई धीरे धीरे उसी कोहरे में कहीं गायब हो गई और उसका दोस्त अब कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो पीछे पलट कर देखा और जोर से चिल्लाया, विजय, मुझे ऐसी मस्ती नहीं पसंद है। अगर तू है तो सामने आ, हमें लेट हो रहा है, हमें जाना है। लेकिन वो हंसी की आवाज अब भी आ ही रही थी। वो उस हंसी की आवाज का पीछा कर रहा था। वो आवाज ट्रक के पीछे से आ रही थी। रास्ता भी बिल्कुल सुनसान था। कोई गाड़ी भी वहां से गुजरते हुए उस समय नजर नहीं आ रही थी। जब वो ट्रक के पीछे गया तो उसने देखा कि एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल थे और वो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें जैसे मानो गहरे काले गड्ढे। रंजीत ने उससे कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो औरत कहने लगी, ये सड़क मेरी है। जो यहाँ आता है वो मुझसे बच नहीं सकता। औरत की आवाज काफी धीमी और डरावनी थी। रंजीत ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पलटा भागने के लिए, अचानक से वो जमीन पर गिर पड़ा हड़बड़ाहट के मारे और जमीन से चिपक ही गया। अब वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। वो औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी। रंजीत का डर दुगना हो चुका था। वो कांपता चिल्लाता, लेकिन उस सुनसान इलाके में उसकी आवाज का कोई जवाब देने वाला भी नहीं था। वो औरत एकदम ही उसके करीब आई, उसके गले पर हाथ रखा और अचानक सामने से एक गाड़ी की हेडलाइट नजर आई। वो गाड़ी तेज गति से रंजीत को पार करके गुजर गई। रंजीत मदद के लिए हाथ दिखाकर उसे रोकना चाह रहा था, लेकिन हो सकता है कि कोहरे की वजह से वो गाड़ी के लोगों ने रंजीत को देखा ही नहीं होगा। फिर भी रंजीत ने किसी तरह से खुद को संभाला और ट्रक में वापस भागकर चढ़ गया। उसने ट्रक को चालू किया और इस बार ट्रक चल पड़ा। लेकिन रास्ता अजीब तरह से बदल चुका था। सड़क सीधी नहीं थी, बल्कि अब ऐसा लग रहा था कि सड़क काफी गोल गोल घूम रही है, या फिर रंजीत जितना ट्रक चलाता वो बार बार घूम घूम कर उसी रास्ते पर आता जहां पर उसका दोस्त विजय गायब हुआ था। ट्रक के अंदर विजय की आवाज अब गूंजने लगी और वो आवाज कह रही थी, रंजीत, मुझे बचा ले यार। रंजीत ने शीशों में देखा और विजय ट्रक की पिछली सीट पर बैठा हुआ दिखा, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखें बिल्कुल काली। तू मर चुका है? रंजीत ने कांपते हुए कहा। हाँ, मैं मर चुका और अब तेरी बारी। विजय की आवाज अचानक भयानक गूंज में बदल गई थी और उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। रंजीत ने पूरी ताकत से ट्रक को भगाया, लेकिन वो जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच गया। वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था और जिसमें लिखा था, ये सड़क शापित है, सावधान रहे। उसे याद आया कि गांव के कुछ लोगों ने कई साल पहले उसे इस रास्ते पर ना जाने को कहा था। ये सड़क किसी पुराने घटना के लिए बदनाम थी, जहां एक औरत और उसका बच्चा मारे गए थे। रंजीत ने ट्रक रोक दिया। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे डर भी लग रहा था और उसका दोस्त भी कहीं गायब हो चुका था। तभी उसे एक गड्ढे में विजय का शव दिखाई दिया। उसकी आंखें चौड़ी थी और उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। समझ में आ रहा था देखकर कि विजय की मौत किसी बहुत ज्यादा दर्दनाक या डरावनी चीज को देखकर हुई है। रंजीत ने जैसे तैसे सुबह तक जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की और वो उसमें सफल भी हो गया।
जब वो गांव पहुंचा तो उसने सबको सारी घटना बताई। गांव के कुछ लोग तो इस बात को मान गए, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मान रहे थे। अब बात तो तब बिगड़ी जब एक आदमी आकर कहने लगा कि विजय, हाँ मैं जानता हूँ उसे, वो तो 3 साल पहले उसी रास्ते पर ट्रक चलाते चलाते मर गया था। रंजीत अब ये सवाल खुद से पूछने लगा, फिर जो 3 साल तक मेरे साथ था वो कौन था? अब रंजीत को हर चीज और हर बात याद आने लगी, क्योंकि विजय कभी भी उसे दिन के समय मिलता ही नहीं था। रंजीत को विजय हमेशा ट्रक चलाने के समय पर ही मिलता था। रंजीत अब मन ही मन सोच रहा था कि 3 साल से क्या मैं जिसके साथ घूम रहा था वो एक आत्मा थी? उसी रात रंजीत जब वहां से ट्रक लेकर अपना दोबारा जा रहा था, तब उसकी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें रंजीत भी मारा गया। गांव के लोगों को उसी रास्ते पर उसका टूटा फूटा ट्रक और रंजीत की लाश मिली। उसके बाद कभी भी उस रास्ते से वैसा कोई ट्रक नहीं गुजरा। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि रंजीत और विजय की आत्मा, हो सकता है कि उन आत्माओं को रोकती होगी जो आत्मा किसी के साथ दुर्घटना करना चाहते हो या किसी का बुरा करना चाहते हो। एक आदमी था जिसका कहना यह था कि लगभग कुछ साल पहले जब मैं ट्रक लेकर वहां से गुजर रहा था, तब मैंने रंजीत और विजय को देखा। वो आदमी रंजीत और विजय का दोस्त भी हुआ करता था। उसका कहना यह था कि वो दोनों तो मर चुके हैं, हो ना हो ये उनकी आत्मा ही थी जो मुझे दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी समीरा की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। समीरा, जो कि कॉल सेंटर में काम किया करती थी, 28 साल जिसकी उम्र थी, शहर के एक कॉल सेंटर की ड्यूटी करती थी और वो ड्यूटी रात के समय की होती थी। उसकी जो नौकरी थी वो काफ़ी डिमांडिंग थी, लेकिन वो इसे पसंद करती थी। हाल ही में उसने शहर के बाहर एक पुराना किराए पर घर लिया था और उस घर में रहना शुरू किया था। वो काफ़ी ज़्यादा शांत एरिया में घर था। घर भी काफ़ी शांत था, अकेलेपन से भरा हुआ था। समीरा को तो यही चाहिए था। उसका घर एक छोटी सी बिल्डिंग में था, जिसमें लकड़ी की सीढ़ियाँ और बड़े बड़े कमरे थे। हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। पहली रात जब समीरा ने वहां कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि ये घर थोड़ा अलग है। शायद पुरानी जगह है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा होगा। पहले कुछ दिन तो नॉर्मल रहे। रात की ड्यूटी से लौटकर वो सुबह 5 बजे तक घर जाती थी और सीधा सो जाती थी। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब घटनाएं शुरू हुई। उस रात जब वो कॉल सेंटर पर से अपने घर के लिए लौटी, तो उसने देखा कि दरवाजा घर का आधा खुला हुआ था। मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो इसे पूरा लॉक किया था। घर के अंदर घुसने पर सारा सामान ठीक ठाक था। उसने इसे अपनी थकान का नतीजा मानकर नजरअंदाज किया। लेकिन अगली रात जब वो सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने झट से उठकर लाइट चालू की, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे का दरवाजा बंद था। फिर ये आवाज कहां से आई? ये सब चीजों से काफी ज्यादा वो परेशान हो चुकी थी। एक दिन जब वो रात 3 बजे कॉल के दौरान ब्रेक ले रही थी, तो उसने अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की। कैमरे का फीड देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। लिविंग रूम में एक परछाई चलती हुई साफ नजर आई। वो एक महिला की परछाई नजर आ रही थी, जिसके लंबे बाल थे और जो धीरे धीरे घूम रही थी। वो खुद से ही पूछने लगी कि ये क्या, मेरे घर में ये कौन है? उसने तुरंत ही कैमरा बंद कर दिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन अगले ही दिन उसे अपने कमरे में लगे आईने में एक झलक दिखाई दी। एक महिला खिड़की के पास खड़ी हुई नजर आ रही थी, परंतु जैसे ही वो पीछे पलटी तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। समीरा अब हर समय डर के साए में जीने लगी।
वो काम पर जाती, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखता। जितने भी उसके कलीग्स थे वो भी उससे पूछते तो बस वो बात को टाल देते। एक दिन जब वो घर आई तो उसे दीवार पर कुछ नजर आया। ऐसा लगा कि कुछ लिखा हुआ था। बहुत कोशिश के बाद जब उसने पढ़ने की कोशिश की तो उसे समझ में आया कि किसने लिखा है, यहाँ पर तू सुरक्षित नहीं है, भाग जा यहाँ से। ये देखकर तो उसकी चीख निकल गई। उसने तुरंत अपना सामान पैक करने की कोशिश की, लेकिन तभी लाइट्स अपने आप बंद हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। कमरे के कोने से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। समीरा ने डरते डरते टॉर्च ऑन की। जैसे ही उसने कोने में देखा, वहां एक औरत खड़ी हुई थी। उसकी आंखें काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। समीरा डर के मारे बेहोश हो गई। होश में आने पर समीरा ने तय किया कि वो इस घर के बारे में जानकारी निकालेगी। उसने पड़ोसियों से पूछताछ की। एक बूढ़ी महिला ने बताया ये घर कई सालों से भूतिया माना जाता है। यहाँ एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया और फिर उसे मार दिया। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। समीरा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने सोचा मुझे तुरंत इस घर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब वो घर लौटी और अपना सामान पैक करने लगी तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जैसा कि वो आत्मा नहीं चाहती थी कि वो उस घर से सही से बाहर निकल जाए। रात का समय था। समीरा ने भगवान का नाम लिया और घर से भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुके थे। कमरे में वो औरत फिर से दिखाई देने लगी। समीरा कुछ कहती कि उससे पहले ही दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होने लगी। शायद जब वो औरत प्रकट हुई थी तो समीरा ने जोर से चिल्लाई थी। उसकी आवाज से आस पड़ोस के लोग वहां जमा हो चुके थे। सब के सब बाहर जोरों से चिल्ला पुकार कर रहे थे, जिस वजह से दरवाजा भी, जो कि अपने आप बंद हो चुका था, वो अपने आप ही खुला। समीरा ये देखकर बहुत खुश हुई कि अब शायद मेरी जान बच जाएगी, और वो जल्दी से घर से बाहर निकली और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें वीर ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम वीर है। ये घटना 2001 की है। मुझे मेरे मामा राजू कहकर बुलाते थे। मैं और मेरे मामा महाराष्ट्र से ट्रक लोड करके आसाम जा रहे थे। मुझे पता था कि 2-3 दिन का समय लगना ही है, इसीलिए रास्ते में जो जो सामान लगना था हमें, मैंने उन सभी सामान को लेकर रखा था। हम लोग कुछ दोपहर के 2:30 बजे के आसपास निकले थे। धीरे धीरे रास्ता कटता जा रहा था। रात के लगभग 11:30 पौने 12 बजे मामा मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मैंने मामा की बात सुनी और कहने लगा कि ठीक है, कहीं साइड में ट्रक को रुका दो या किसी ढाबे के पास, तो हम लोग वहाँ पर आराम कर लेंगे। मामा ने ट्रक रुकाई। जब वहाँ पर ट्रक रुकाई तो वहाँ पर और भी ट्रकें लगी हुई थी, लेकिन जब रात में 2:30-3 बजे के आसपास मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वहाँ पर दूसरी ट्रक्स नहीं थी और जो ढाबा था वो भी बंद हो चुका था। मैंने मेरे मामा को नींद से जगाया और कहने लगा कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। मामा उठकर आसपास देखने लगे तो ढाबे भी बंद थे और वहाँ पर हमारे ट्रक के अलावा कोई दूसरा ट्रक नहीं था। मामा को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर मामा ने मुझसे कहा कि अब जितना जल्दी हो सके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मामा ने ट्रक चालू की और आगे निकलने लगे। कुछ 15 मिनट ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक ट्रक में से आवाज़ आने लगी। मानो ऐसा लगने लगा कि ऊपर ट्रक के कुछ तो है जिसकी इतनी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही है। मामा ने ट्रक को साइड में खड़ा कर दिया और मुझसे कहने लगे कि राजू चल जाकर ऊपर देखते हैं। लेकिन ऊपर जाने की हिम्मत हम दोनों की नहीं हो रही थी, क्योंकि अब वो आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कूद रहा है, कभी ऐसा लगता कि कोई इधर उधर भाग रहा है। अजीब सा लग रहा था। फिर अचानक हम लोगों ने देखा कि ट्रक के ऊपर
कोई औरत है जो कि रात के अंधेरे में बराबर से दिखाई नहीं दे रही। हाँ, उसके लंबे बाल थे और चेहरा बालों की वजह से ढका हुआ छुपा हुआ था। उसके हाथ पैर भी कुछ अजीब से काले दिखाई दे रहे थे। मामा और मैं ये देखकर बहुत डर गए। मैं मामा से कहने लगा, इतनी रात में ये औरत यहाँ कैसे आई? मामा कहने लगे कि हो सकता है हम जिस ढाबे पे रुके थे उसी ढाबे पर ये औरत चढ़ गई होगी हमारी ट्रक में, और उसके बाद ये सोची होगी कि सुबह में ये चले जाएगी, लेकिन हमने तो ट्रक आगे बढ़ा दी। मैंने कहा हाँ, हो सकता है। हम लोगों ने नीचे से ही उसे आवाज़ लगाई। जब आवाज़ लगाई तो उस औरत ने हमारी आवाज़ को सुना और एकदम से एक ही जगह खड़े होकर घूर कर देखने लगी। आप लोगों को मैं बता दूं कि ट्रक की हाइट लगभग 10 फीट से ज़्यादा की होती होगी। वो आवाज़ सुनने के बाद जब वो हमें घूर कर देख रही थी, उसने एक ज़ोर से छलांग लगाई और ज़मीन पर आकर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने मेरे मामा का गला दबाना शुरू किया। एक हाथ से उसने मामा को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। मैं तो ये सब देखकर हक्का पक्का रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उस समय। मैं उसे छुड़ाने की कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन उसके नज़दीक जाने भी मुझे डर लग रहा था। मुझे अपनी जान का खतरा था कि अगर मैं जाऊंगा तो कहीं ये चुड़ैल मुझे जान से ना मार दे। अभी ये सब चल ही रहा था कि पीछे से एक ट्रक आकर हमारे ही ट्रक के पास रुका और वो ट्रक से 3 लोग निकले। एक हेल्पर था, एक ड्राइवर और पता नहीं एक आदमी भी कोई था। शायद उसने लिफ्ट मांगी होगी उन लोगों से। जब उन लोगों ने हमारी ये हालत को देखा तो वो लोग भी जल्दी जल्दी ट्रक से बाहर आए और आकर हमारी मदद करने लगे। उनमें से जो तीसरा वाला आदमी था वो कुछ पढ़ने लगा। वो क्या पढ़ रहा था वो समझ नहीं आया, शायद कोई तंत्र मंत्र थे। जिसके बाद उस चुड़ैल ने एकदम से मेरे मामा का गला छोड़ा और तेज़ी के साथ वहाँ से भागने लगी। हम लोग उसे देख ही रहे थे। वो भागते हुए रास्ते के साइड में उतर गई और वो खेती वाले रास्ते से कहीं गायब हो गई। उसके बाद हम लोग वहीं पर खड़े हुए थे। मैं मामा को पानी पिला रहा था। उनका गला एकदम से जाम हो चुका था। जब उस आदमी से हम लोगों ने पूछा तो उसने बताया कि दरअसल इस औरत का एक्सीडेंट यहाँ पे लगभग 15 साल पहले हुआ था। उसके बाद से उसकी आत्मा यहीं पर रहती है। फिर उसने कहा इसी वजह से लगभग आगे 40 किलोमीटर और पीछे 40 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है, यहाँ पर रात में 12 बजते ही जितनी भी होटल्स और दुकान होती है वो सब बंद हो जाती है और सभी लोग अपने घरों पर चले जाते हैं। वरना हाईवे पर जो ढाबे होते हैं वो अक्सर पूरी पूरी रात खुले रहते हैं। लेकिन ये जो 80 किलोमीटर का रास्ता है, इस पर आपको रात के समय कोई भी ढाबा खुला नहीं मिलेगा। और यही एक वजह है कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स या ट्रक वाले यहाँ पर हॉल्ट लेते हैं वो लोग 12 बजे के बाद निकलना शुरू कर देते हैं। आप लोग ज़्यादा समय वहाँ पर रुक गए और शायद इसी वजह से ये चुड़ैल आप लोगों को परेशान करने लगी। उसके बाद हमें काफ़ी रास्ता आगे पार करना था, तो जो दूसरा ट्रक ड्राइवर था, यानी कि जिसने ट्रक हमारे पीछे लाकर रखी हुई थी, वो कहने लगा कि अब दोनों ट्रक साथ साथ में चलेगी, ताकि अगर किसी को भी कोई नुकसान वो चुड़ैल पहुंचाना चाहे तो हम एक दूसरे की मदद के लिए वहां पर रहेंगे। और फिर लगभग 2-2.5 घंटा साथ में चलने के बाद हम सभी लोग अपने अपने रास्ते हो लिए। तो दोस्तों, ये थी वीर की एक छोटी सी घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये हमें साबिर ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी इसी सितंबर के महीने की है। मुझे एक दिन मेरे दोस्त का कॉल आया और उसका नाम अमन है। रात में जब वो मेरे से बात कर रहा था तो उसने बताया कि वो जिस रिसोर्ट में काम करता है वहाँ उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटी। मैं उस रिसोर्ट का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना बता दूं कि वो रिसोर्ट महाराष्ट्र में है। तो उसने मुझे एक रात कॉल किया और बोला, साबिर, मैं जिस रिसोर्ट पे काम करता हूँ यहाँ पर मेरे साथ जो घटना घटी उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोगों ने काम छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तेरे साथ? तो उसने बताया कि एक इतनी डरावनी घटना जो कि उसने आज से पहले ना ही तो कभी सुनी थी ना ही कभी देखी। उसने कहा कि इस रिसोर्ट में एक स्विमिंग पूल है जो कि 15 साल से बंद है, एकदम सूखा है, बिल्कुल पानी नहीं है। जब भी कोई गेस्ट आते हैं और स्विमिंग पूल का डिमांड करते हैं
तो वहाँ का मैनेजर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देता है और उन लोगों को वहाँ पर जो रहने के लिए कमरे दिए गए थे उसका कमरा यानी कि अमन का जो कमरा था वो एकदम लास्ट में था और वो हाईवे के पास में था। भले ही वो रिसोर्ट के अंदर था लेकिन काफ़ी आगे था और वहाँ पर दूसरे जो रिसोर्ट के रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज़ थे उनको भी उसी कमरे में रहने के लिए दिया गया था। रेस्टोरेंट कुछ रात के 11 बजे बंद हो जाता था। एक रात की बात है कि ऐसी 11 बजे रेस्टोरेंट बंद होने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और अमन रात में अपनी वाइफ से बात कर रहा था। तो वो देर रात तक बाहर ही रुककर बात कर रहा था और बात करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। वो काफ़ी आगे की ओर चला गया था जहाँ पर स्विमिंग पूल था। वहाँ जाने के बाद उसे एकदम ज़ोरों की पानी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसा मानो समंदर की लहरें ठीक उसके बाजू में ज़ोर ज़ोर से गोता खा रही है। अमन अपने आसपास देखा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया कि अचानक उसकी नज़र स्विमिंग पूल में पड़ी। तो उसने देखा कि स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी है, बल्कि यूँ कहिए कि स्विमिंग पूल पूरा पानी से भरा हुआ था और उसमें एक आदमी भी उसे दिखाई दे रहा था। जब थोड़ा और नज़दीक जाकर देखा तो पाया कि वो आदमी की लाश वहाँ पर थी। उसका चेहरा बुरी तरह से गला हुआ था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि बहुत समय से पानी में रहने की वजह से उसका चेहरा खराब हो चुका है। अमन जब उसके और करीब जाकर देखा तो एकदम से उस लाश ने अपनी आंखें खोली और वो अमन को ही घूर रही थी। ये देखने के बाद मानो वो एकदम हैरान रह गया। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि वो आदमी स्विमिंग पूल से बाहर आया और उसने अमन को पकड़ लिया और पकड़कर घसीट के पानी में ले जाने लगा। अमन ज़ोरों से चिल्ला रहा था लेकिन शायद उस समय उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। हो सकता है कि सभी लोग सो गए थे। अमन का ये भी कहना था कि जब वो मेरे पास आकर मुझे घसीट रहा था तब उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसा मानो उसके शरीर का मांस बुरी तरह से सड़ चुका है। वो उसे खींचकर पानी में ले गया और ले जाने के बाद उसे पानी में डुबाने लगा। अमन डूबते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रही कि तभी उसे याद आया कि यह तो एक बुरी आत्मा है और इसीलिए उसने गॉड का नाम लेना शुरू किया। वो ज़ोर ज़ोर से गॉड का नाम ले रहा था कि एकदम से मानो वो लाश कहीं गायब हो गई और जो स्विमिंग पूल में पानी था वो भी एकदम से गायब हो गया और स्विमिंग पूल फिर से पहले की तरह सूखा हो गया। लेकिन अमन और उसके कपड़े अब भी भीगे हुए थे और कपड़ों में से पानी निथर रहा था। अजीब बात तो एक ये भी थी कि जब अमन बाहर आकर देखने लगा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी इसी स्विमिंग पूल में वो डूब रहा था। अमन वहाँ से भागते हुए अपने स्टाफ को चिल्लाते हुए उसी कमरे में पहुँचा। जब सभी लोगों को जगाया तो लोग उसकी हालत देखकर डर गए। फिर अमन ने उनको सारी बातें बताई। उसमें से एक लड़के ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही कुछ 4 दिनों से आवाज़ आ रही है। मैं जब भी रात में सोता हूँ या रात में कभी स्विमिंग पूल के पास चला जाता हूँ तो ऐसा लगता है बहुत सारा पानी आस-पास में है। वो सभी लोग इतना ज़्यादा डर गए कि उसके बाद किसी ने वहाँ पर कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी लोगों ने अपनी अपनी सैलरी ली और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए। तो दोस्तों, ये थी साबिर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।